हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसडी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 9 ऑन चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 9 पे। एक बार ये लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू ले। हमने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में क्या किया था, जिसमें हमने बोर एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात की थी। हमने बोर एटॉमिक मॉडल किया, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स किए, उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस की, रियली सॉरी। कैलकुलेशन में हमने किसी भी एटम के nth शेल का रेडियस निकाला, हमने किसी भी एटम के किसी भी शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली nth शेल में बसे इलेक्ट्रॉन की, हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली और हमने एंड में टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी नंबर के शेल में बैठा है उसकी हमने टोटल एनर्जी निकाली। आज एनर्जी मेरी थोड़ी कम रहेगी, तबीयत थोड़ी खराब है तो मेरी एनर्जी कम रहेगी, बाकी सब इंटैक्ट है ना। इसके बाद हम आए एटॉमिक स्पेक्ट्रम में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, उछल के n1 से n2 पे जाएगा, एनर्जी लेके अपर लेवल वाली शेल में जाएगा और जब वापस आएगा तो कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन निकालेगा, जिसे निकालने का तरीका था 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1² minus 1/n2²। n1 is the level या shell to which electron returns, and n2 was the shell from where it jumps। ये बातें हमने कर ली थी। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में वापस आ रहा है, वापस 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, कहीं से भी जंप करके वापस जिस शेल में आ रहा है उसके हिसाब से हमने सीरीज पढ़ी थी। सबसे पहले क्या थी, लेमन सीरीज। फिर हमने की थी अगर सेकंड शेल पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, बैल्मर, फिर पैस्चन, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर पीफंड सीरीज। यहां पर आके पिछले 2-3 लेक्चर्स हमारे समाप्त हो गए थे, राइट। आज का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आगे जितनी भी पढ़ाई हम करेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे इस लेक्चर के बेसिस पे होगी। क्यों? इस लेक्चर में हम देखेंगे बोर का ये एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ, बोर साहब ने जो ये मॉडल दिया था ये फेल क्यों हुआ, और अब हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, क्या चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब पढ़ते हैं, अब करंटली पढ़ रहे हैं, आजकल जिस पे स्टडी चल रही है वो चीजें शुरू होंगी, जिनमें जो अगला लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वांटम नंबर्स का। सारी बातें आएंगी, फिलहाल आप देखते जाएं। अब हुआ क्या, पॉइंट नंबर 1, हुआ क्या, मॉडल फेल क्यों हुआ बोर का, वो अलग बात है, पहले वहां तक पहुंचो। हुआ क्या, लाइट को पहले वेव माना जाता था, इसका वेव नेचर माना जाता था कि लाइट एक वेव रेडिएशन है, वेव की तरह चलती है ना। बट हुआ क्या, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए, जिनके नाम पे प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा है, आपने पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 जगह पढ़ चुके हैं हम। इन्होंने बोला लाइट हैज पार्टिकल नेचर, बोला लाइट का ना पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, लाइट वेव की तरह नहीं चल रही। इन्होंने बोला लाइट ट्रेवल्स in stream of small particles, या फिर पैकेट्स बोल दिया इन्होंने, पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
इन्होंने बोला कि लाइट वेव की तरह नहीं, पार्टिकल्स की तरह, छोटे 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 पार्टिकल्स की तरह ट्रेवल कर रही है, और हर एक पार्टिकल को नाम दिया पैकेट ऑफ एनर्जी। हर एक पार्टिकल की एनर्जी है, और उस एनर्जी को क्या बोला? एनर्जी वॉज गिवन बाय एनर्जी इक्वल्स टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। h तो आपको पता ही है, अपने नाम पे कांस्टेंट बनाया, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अब आपको पता होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। और f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बोला अगर f फ्रीक्वेंसी की लाइट चल रही है, बोल रहा है वो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल्स चल रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स चल रहे होंगे। उन पार्टिकल्स को नाम दिया, एक और नाम दिया, इन पार्टिकल्स को नाम दिया फोटोन, PHOTON, फोटोन नाम दिया। और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? दिस इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन। हर एक फोटोन की एनर्जी होने वाली है h टाइम्स f, h टाइम्स f। यानी इन्होंने बोला लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो ना, यानी फिक्स अमाउंट में। आप देखो ना, अगर लाइट एज अ पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये लाइट ट्रेवल कर रही है एज अ पार्टिकल, तो जो ये पार्टिकल होंगे हर एक की एनर्जी कितनी है? HF, HF, HF एंड सो ऑन। हर एक की एनर्जी HF है। इन्होंने बोला हर इस पैकेट ऑफ एनर्जी की हर एक फोटोन, ये क्या है? फोटॉन्स। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके रूप में लाइट ट्रेवल कर रही है, और इसको नाम क्या दिया? फोटोन। बोला कि हर एक फोटोन की एनर्जी ये है, तो मेरी पूरी लाइट जो ट्रेवल कर रही है उसकी एनर्जी क्या होगी? या तो h म्यू, या HF, या 2 टाइम्स HF, या 3 टाइम्स HF। कितने पार्टिकल्स होंगे? 1, 2, 3, 1.5 पार्टिकल का कोई मतलब नहीं है। लाइट ट्रेवल कर रही है एज अ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को नाम दिया फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी है h इंटू एफ। h एक प्लैंक कांस्टेंट है, f उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो मेरी लाइट की एनर्जी कितनी हो सकती है? अगर एक फोटोन हुआ, अगर एक फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो HF, 2 फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। इसी तरह मैं जनरल अगर बोल दूं n फोटॉन्स, n फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरी एनर्जी कितनी होगी? n टाइम्स HF। ये मेरी टोटल एनर्जी होगी अगर मेरे n फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, यानी लाइट की एनर्जी इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। इसकी बात सर क्यों कर रहे हैं? आएगा, धीरे धीरे आएगा कि बोर के मॉडल में इस सब को अप्लाई करके कैसे पता लगा कि कुछ चीजें गलत हैं। अभी तो ये डेवलपमेंट, साइंस में डेवलपमेंट हुई। पहले माना जाता था वेव नेचर, मैक्स प्लैंक ने बोला नहीं यार पार्टिकल नेचर भी। असल में पार्टिकल नेचर के बारे में ना पहले भी न्यूटन ने बताया था अपनी कॉर्प्यूसेलियर थ्योरी में, बट तब उसको माना नहीं गया था। न्यूटन वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, नो बोला जाता है न्यूटन वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, तो उन्होंने दे दी थ्योरी, तब माना नहीं गया। बट इसके बाद मैक्स प्लैंक के बाद क्या मानने लगे कि लाइट के 2 नेचर हो सकते हैं, ये एज अ वेव भी चल सकती है और एज अ पार्टिकल भी चल सकता है, एज अ पार्टिकल भी चल सकता है। इसको हमने नाम दिया लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। बचपन से सुनते आ रहे हो ना, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर की मतलब कि वो वेव की तरह भी कई सिनेरियो में काम करेगी और पार्टिकल की तरह भी करेगी, है ना। अब जब ये चीज आई, जब ये चीज एस्टैब्लिश हो गई, जब साइंटिफिक कम्युनिटी में इस चीज को माना जाने लगा, इस चीज को फाइनल माना जाने लगा कि लाइट की एक से ज्यादा यानी ड्यूअल नेचर है, एक से ज्यादा यानी ड्यूअल नेचर है, तो फिर हमारे भाई साहब आए डी ब्रोवेल बोलते हैं असल में, इसको प्रोनाउंस करो, बट कई टीचर्स बोल देते हैं डी ब्रोगली। लिखा डी ब्रोगली जाता है, बट इसे बोलते हैं डी ब्रोवेल, पढ़ा जाता है इसे ऐसे। ये भाई साहब आए, इन्होंने बोला यार एक इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको पता है ना, अगर मैं पहले शेल में ही बात करूं तो स्पीड कितनी हो जाती है 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और साइज कितना छोटा है, अगर मैं मास की बात करूं, क्या है इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। और मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब डी ब्रॉगली भाई साहब ने बोला यार लाइट की स्पीड कितनी होती है, इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उसके कंपेरेबल ही है 2.16 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने बोला, और जो फोटॉन्स होते हैं लाइट के वो बहुत हल्के हल्के होते हैं, उन्होंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन का मास भी इतना कम है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इतनी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ पार्टिकल का काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन भी दो नेचर का है, इट कैन एक्ट एज वेव एंड इट कैन एक्ट एज पार्टिकल। और यहां से बोर के साथ झगड़ा शुरू होने लग पड़ा, यहां से बोर के साथ झगड़ा शुरू होने लग पड़ा, बिकॉज बोर ने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बताया था। बट डी ब्रॉगली ने साबित कर दिया, माने जाने लगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल दोनों कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन एक जैसी चीजें हैं, ट्रेवल भी ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से कर रही है, मास भी बहुत कम है, तो इट मस्ट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड वेव ऑल्सो। तो लाइट भी पार्टिकल वेव कर सकती है, नेचर फॉलो, और इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव का नेचर फॉलो कर सकता है। यहां तक बात समझ में आई, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। चलो अब उन्होंने बोला अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह, चलो इतना समझ लो, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, मूविंग इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। और बाद में जाके पता लगा, तुम हैरान हो जाओगे, एवरी मूविंग बॉडी हैज अ वेव एसोसिएटेड विद। मैं भी चल रहा हूं, मेरा भी एक वेव नेचर है, बॉल जा रही है, बॉल का भी एक वेव नेचर है, याद रखना। एवरी मूविंग बॉडी हैज वेव नेचर, उसका एक वेव नेचर भी होता है, और उस वेव से एसोसिएटेड वेवलेंथ को नाम दिया जाता है डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ। उस वेवलेंथ को नाम दिया जाता है डी ब्रॉगलाई वेवलेंथ। वेव एसोसिएटेड विद द बॉडी, वेव एसोसिएटेड with moving body is known as de Broglie's wave, और इसकी वेवलेंथ इज गिवन बाय, इसकी वेवलेंथ की वैल्यू इज गिवन बाय h/mv, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी जो चल रही है इनटू किस वेलोसिटी से वो चल रही है। इसे बोला जाता है डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ। इस बात को ढंग से समझो। डी ब्रॉगलाई ने बोला कोई भी पार्टिकल जो चल रहा है वो एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी मैं जब चल रहा हूं तो मैं पार्टिकल भी हूं और मैं वेव भी हूं, और अगर मैं वेव हूं, तुम वेव हो, बॉल चलती हुई वेव है, तो उसकी एक वेवलेंथ भी होनी चाहिए। That wavelength is given by h/mv. M is mass of the moving particle. M is mass of the moving body या particle. And v is velocity of the body. Velocity of moving body. तो सवाल ये आता है, सर अगर मैं भी एक वेव नेचर फॉलो कर रहा हूं, मेरी बॉडी भी वेव है, अगर एक, आपने बोला हर मूविंग पार्टिकल एक वेव है, तो मेरी वेवलेंथ तो मुझे कभी दिखाई नहीं दी, बॉल जा रही है, ऐसा लगता है क्या वेव है, मैं चल रहा हूं ऐसा लगता हूं क्या वेव है, ऐसे क्यों नहीं लगता। ध्यान से समझो, एग्जाम्पल लेते हैं बॉल का मास कितना कर हो जाएगा, 20 ग्राम मान ले, 100 ग्राम मान ले, चलो 100 ग्राम की एक बॉल है, 100 ग्राम की एक बॉल है, और
20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, है ना। इसे मैं 0.1 kg भी बोल सकता हूं, 100 ग्राम को 0.1। और इसकी वेलोसिटी आपको पता है, अगर मैं सबसे अंदर वाली शेल में भी लूं तो 2.16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं, h/mv दोनों के लिए निकालते हैं। अगर मैं ये निकालूं लैम्डा बॉल के लिए, ये वेवलेंथ अगर मैं एक मूविंग बॉल के लिए निकालूं, ध्यान से समझना, तो h की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, मास पता है कितना kg, 0.01 kg, और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं तो इट विल बी 3.31 10 की पावर माइनस 21 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतनी छोटी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। तो अगर मीटर में करूं, इट इज 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मीटर। इतनी छोटी वैल्यू, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 10 की पावर 31, इतनी छोटी, मीटर का भी इतना छोटा हिस्सा। और अगर मैं सेम चीज इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं ना, h की वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 34, वेट इसका 9, मास इसका 9.1 10 की पावर माइनस 31, वेलोसिटी बहुत तेज 2.16 इंटू 10 की पावर 6। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा अराउंड सिर्फ 3.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बताओ कौन सी बड़ी वैल्यू है? ये है 3.31 10 की पावर माइनस 21 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये है 3.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच 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 बिगर देन लैम्डा ऑफ दिस बॉल। यानी गलत नहीं बोला था डी ब्रॉगली ने, बोला हर चलती हुई बॉडी एक वेव की तरह ट्रीट कर रही है और वेवलेंथ होगी। दोनों बॉडीज की हमने वेवलेंथ निकाली, आर्मस्ट्रॉन्ग में, है ना। ये वाली वेवलेंथ इतनी छोटी है, उसको मैं इट कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड, देख ही नहीं सकता। इट कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड इट कैनॉट बी मेजर्ड। इतनी छोटी वैल्यू, वेयर एज दिस वैल्यू इज मेजरेबल। साफ पता लग रहा है जो मेरा वेवलेंथ है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी भारी बॉडी हुई उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, आप देख भी नहीं पाओगे। यानी मेरे से एसोसिएटेड वेव है, मैं भी एक वेव की तरह काम कर रहा हूं, बट वो वेव्स दिख नहीं सकती, इतनी छोटी है। बट पार्टिकल का मास जैसे ही छोटा होता जाएगा, जैसे ही कम होता जाएगा, जैसे ही माइक्रोस्कोपिक चीजें बनती जाएंगी, उनकी वेवलेंथ नोटिस होती जाएंगी। यानी डी ब्रॉगली ने सही बोला, गलत नहीं बोला, बस वो देख नहीं पा रहे आप। चलती हुई गाड़ी भी वेव की तरह ट्रीट कर सकती है, मैं वेव, आप वेव, हर चीज वेव की तरह ट्रीट हो सकती है, बट हमारी वेवलेंथ नोटिसेबल ही नहीं है। किसकी नोटिसेबल है? जिनका मास बहुत कम है। तो स्टार मार्क करके लिखेंगे ये नोट करने के बाद, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडीज। स्टार मार्क, डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स या वेव्स can only be noticed for microscopic bodies। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, माइक्रोस्कोपिक कोई प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडीज। चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये v भी अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो कोई वेव की तरह वो एक्ट नहीं करेगा। लैम्डा की वैल्यू क्या है? h/mv। अगर मेरी बॉडी स्टेशनरी है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है चाहे वो मैं हूं, यानी वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 होगी, लैम्डा क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब है वो वेव ही नहीं है। इसका बाद में आपको रिलेशन पता लगेगा वेव प्लस 2 में, बट इतना याद रखना, इट इज वैलिड ओनली फॉर, फिलहाल के लिए चाहे मिटा दो, बस इतना याद रखना, इट इज वैलिड फॉर छोटी बॉडीज, वो हमने देख लिया,
विच आर मूविंग, चलती जरूर होनी चाहिए। स्टेशनरी बॉडी वेव की तरह कभी ट्रीट नहीं कर सकते, चलती हुई बॉडी वेव की तरह ट्रीट होगी। बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। एक बार क्या करेंगे, ये हमारा 9th लेक्चर है आज, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे 9वां लेक्चर है। 10th जो हमारा अगला लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो कल आ जाएगा, उसमें हम पिछला किया सारा रिवाइज करेंगे, सारा धीरे 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 पिछला किया एक पूरे लेक्चर हम सिर्फ रिवीजन में लगाएंगे। इसका पूरा लेक्चर हम रिवीजन में लगाएंगे। तो डी ब्रोगलाय ने क्या बोला, एक बार लिख लें। डी ब्रोगलाय ने क्या बोला, एवरी माइक्रोस्कोपिक moving body will have wave nature, इसकी वेवलेंथ क्या दी, h/mv। अच्छा, ये मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो मोमेंटम होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम ही होता है, और इसे हम स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं माई लैम्डा इज h/p। अच्छा, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना, +1 में भी +2 में भी काम आएगा आपको। हम पर पता है काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। मैं k लिख लेता हूं, माई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। मैं क्या करता हूं, m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई, कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, कट के फिर वही यार। ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर हो गया माई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू एम इज m² v², और नीचे आ गया m। मैं इसे ऐसे लिख लूं, माई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m² v² को mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। और ये mv क्या होता है, मोमेंटम। तो मैं लिख सकता हूं माई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो मैं मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम का स्क्वायर इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और मोमेंटम इज √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। क्या रिलेशन, किसी भी बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, यहां पर P क्या है, मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम, M क्या है, मास ऑफ बॉडी, और K क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं P की जगह लिख सकता हूं ये माई लैम्डा इज h/2mk का √। ये बहुत जगह आपके जेई के सवालों में यूज होगा, वो डायरेक्टली ये नहीं देता, इससे रिलेटेड सवाल वो दे देता है, इससे रिलेटेड सवाल वो बनाता है। रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगलाय की वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। देखो, काइनेटिक एनर्जी होना जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी होना यानी वेलोसिटी होना जरूरी है। तो इन नटशेल डी ब्रोगलाय ने क्या बोला, हर वो बॉडी जो माइक्रोस्कोपिक है और जो चल रही है वो वेव की तरह भी काम करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह काम करेगा, प्रोटॉन भी वेव की तरह, छोटे पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक जिनका मास बहुत कम है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg, छोटे, तभी वो वेवलेंथ दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखेंगी। जितना छोटा मास उतनी बढ़िया बड़ी वेवलेंथ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। चलो, ये चीजें एस्टैब्लिश हो गई, माना जाने लगा, इन चीजों को लॉ माना जाने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे भाई साहब आए एक हाइजेनबर्ग, जिन्होंने बोहर की मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। कैसे, जिन्होंने बोहर के मॉडल की धज्जियां उड़ाई, पहले उन्होंने अपनी एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल ना, चीजों को प्रिंसिपल तब बोला जाता है जब चीजें प्रूव हो जाती हैं, तो इन्होंने इसे प्रूव करके बताया। क्या बोलता, फॉर माइक्रोस्कोप, अब क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई साहब ने बोला क्या, बोल रहा है फॉर
माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडीज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ले लो. फॉर माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडीज it is impossible to measure accurately both position and momentum. इसने क्या बोला समझो. एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जा रहा है. मान लो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो ये मूव कर रहा है. मैंने इसको देखा, मुझे पता लगा फिलहाल ये यहां है, मैंने इसकी पोजीशन नोटिस कर ली. बोल रहा है अगर आप इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो इसके मोमेंटम को नहीं पता कर पाओगे एक्यूरेटली. क्यों समझो. मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी किसी तरह से पता कर ली. मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, मास और वेलोसिटी. मास तो फिक्स है, मास क्या है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. मास तो फिक्स है. तो मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी पता कर ली v. जब मैं वेलोसिटी पता कर रहा हूं, ये साथ में मूव कर रहा है, ये कहीं और मूव कर जाएगा. मान लो ये, जब तक मैंने वेलोसिटी मेजर की, इसकी पहले पोजीशन थी ये पोजीशन 1, इसकी पोजीशन बदल गई. यानी मैं चला वेलोसिटी मेजर करने, पोजीशन गड़बड़ा गई. मैं चला पोजीशन मेजर करने, वेलोसिटी नहीं कर पाया. यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज की आप वेलोसिटी या फिर इन केस दिस मोमेंटम के लिए वेलोसिटी चाहिए एंड उसका पोजीशन किस जगह पे है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. और ये पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया और इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया. और ये बोल क्या रहे, ध्यान से समझो. एक फॉर्मूला इन्होंने दिया, बोल रहे हैं लेट डेल्टा एक्स बी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन. मैंने पोजीशन मेजर की, उसमें कुछ एरर आया, उसको डेल्टा एक्स. हम एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं, याद है मेजरमेंट एंड यूनिट्स वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से कराया था. लेट डेल्टा एक्स बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन. मैंने पोजीशन मेजर करने लगा और मैंने एरर कर दिया कितना, डेल्टा एक्स का. मैं एक बार टाइम देख लूं. चलो, मैंने पोजीशन मेजर करनी थी बट मैंने कुछ एरर कर दिया डेल्टा एक्स. लेट डेल्टा पी बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम भी मेजर करने लगा. मान लो डेल्टा पी का एरर हो गया. हाइजेनबर्ग ने बोला इन दोनों एरर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आपका एरर ग्रेटर देन का मतलब क्या है, इनफैक्ट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ये एटलीस्ट ही होता है ना, इतना या इससे ज्यादा. इट विल बी एटलीस्ट h/4π के इक्वल. इस इक्वेशन को ना ध्यान से समझना. हाइजेनबर्ग ने ये इक्वेशन दी, बोला अगर आपने पोजीशन मेजर करनी है तो उसमें डेल्टा एक्स का एरर आया. मान लो आपने मोमेंटम मेजर किया, उसमें डेल्टा पी का एरर आया. बोल रहा है इन दोनों एरर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम इतना एरर तो आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एरर 0 है. एरर आप करोगे ही करोगे. फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से देखना. मान लो मैंने पोजीशन परफेक्टली मेजर की. ध्यान से समझना, इसी लॉ को समझा रहा हूं. अगर मैंने पोजीशन परफेक्टली मेजर की मतलब कोई एरर नहीं, यानी मेरा नो एरर, कोई एरर नहीं किया. मान लो मैंने पोजीशन मेजर करने में कोई एरर नहीं किया, यानी मेरा डेल्टा एक्स इज 0, देयर इज नो एरर. बिल्कुल सही मेजर किया तो ये डेल्टा एक्स क्या था, एरर. कोई एरर नहीं है. तो मेरा डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं मेरा डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π. इस डेल्टा एक्स को यहां ले गया. अब डेल्टा एक्स 0 है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बन जाएगा,
इंफिनिटी, यानी आपका एरर इन मोमेंटम इज इंफिनिटी, यानी मोमेंटम में बहुत खतरनाक एरर करने वाले हो। अगर पोजीशन एक्यूरेटली मेजर की, मोमेंटम बहुत खतरनाक तरीके से आप गलत मेजर करने वाले हो। सिमिलरली अगर मेरा डेल्टा पी 0 हो जाए, यानी मोमेंटम में कोई एरर नहीं, तो मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। डेल्टा पी को नीचे उतारो, इफ दिस इज 0, मेरा डेल्टा एक्स इंफिनिटी हो जाएगा। यानी मोमेंटम अगर अच्छे से मेजर कर पाए तो पोजीशन तो बहुत खतरनाक तरीके से गलत मेजर करोगे, और अगर पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर कर ली तो मोमेंटम बहुत गलत तरीके से मेजर करोगे। यानी आप किसी भी छोटी मतलब माइक्रोस्कोपिक, ऐसा नहीं 2 मीटर छोटा है, 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल, उनकी पोजीशन और मोमेंटम कभी आप ढंग से एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन मेजर करने चलोगे, मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा। मोमेंटम मेजर करने लग पड़ोगे, मोमेंटम से मेरा मतलब है मास तो फिक्स है, वेलोसिटी मेजर करने लग पड़ोगे तो पोजीशन गलत हो जाएगी। राइट, बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो एक बार हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल को फिर से एक बार देखें और इस इक्वेशन को फिर से एक बार देखें। उन्होंने क्या बोला, किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी, किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी, क्या है ये, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, यू कैनॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, क्योंकि मास तो फिक्स है, ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, यानी एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी की पोजीशन और वेलोसिटी या पोजीशन और मोमेंटम एक साथ आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे। और क्या बोला, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन h/4π, where डेल्टा पी इज, लिख चुके होंगे आप, एरर इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अगर एक एरर 0 हुआ, यानी परफेक्टली पोजीशन मेजर की, मोमेंटम का एरर इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से गलत। और दूसरे को, मोमेंटम को अच्छे से मेजर किया, यानी कोई एरर नहीं, डेल्टा पी 0, तो डेल्टा एक्स मेरा यानी एरर इन पोजीशन की मेजरमेंट खतरनाक गलत होने वाली है। राइट, अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, mv, और मास तो फिक्स है, तो डेल्टा पी में लिख सकता हूं m डेल्टा वी। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है, डेल्टा पी की जगह m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम, इसे मैं m डेल्टा वी भी लिख सकता हूं। m तो फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, तो इसे ऐसे भी लिखता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π इंटू m। तो इस तरीके से भी इस इक्वेशन को दिया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अभी तक बातें समझ आई? क्या क्या बातें हुई अभी तक? अभी तक बातें हुई लाइट की ड्यूल नेचर के कारण। हमारे डी ब्रॉगली ने बोला इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूल नेचर है, वो भी एज अ वेव काम करेगा, पार्टिकल भी, उस वेव की वेवलेंथ भी होगी, वो भी हम देख चुके हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और वो काम किस पे करेगी, दिखेगी वेवलेंथ किसकी, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की। हाइजेनबर्ग आए, उन्होंने बोला एक माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम या फिर उसकी वेलोसिटी एक साथ सही तरीके से कभी मेजर करोगे नहीं, एक अच्छे से किया दूसरा गड़बड़ाएगा, दूसरे अच्छे से किया एक गड़बड़ाएगा। अब इन सभी से बोर का मॉडल फेल हो गया, कैसे लिखेंगे, फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल। पहली बात तो ना ये, इट वॉज ओनली वैलिड फॉर
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब समझो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये मॉडल हमने देखा काम ही सिर्फ हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के लिए कर रहा था। मान लो हाइड्रोजन के लिए कर रहा था, वो तो डेफिनेटली कर रहा था। अगर मैं लिखूं He+, इसका मतलब क्या है? हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन गया, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एक गया तो क्या रह गया? एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन लाइक हो गया ना ये। दिस इज हाइड्रोजन लाइक। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं लिथियम 2+, लिथियम 2+ में लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। यानी ऐसी सिमिलर बेरिलियम 3+, सिर्फ ऐसी स्पीशीज के लिए इनकी कैलकुलेशन चल रही थी, कैलकुलेशन की गई, देखा गया यार ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए वैलिड है, राइट। सेकंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सेकंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी? इन्होंने बोला था एक इलेक्ट्रॉन के शेल का रेडियस भी निकाल दिया था और उस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल दी थी। याद है हमने सारी कैलकुलेशन की थी। रेडियस मतलब मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले ऑर्बिट का रेडियस और उसकी पोजीशन, वही बात आ गई इलेक्ट्रॉन है कहां, कौन से ऑर्बिट में, कौन सी शेल में। और अभी हमने पढ़ा पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो एक साथ हम एक्यूरेसी से बता ही नहीं सकते, तो तुमने कैसे बता दिया भाई? यानी तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गलतियां जरूर हैं, एरर्स डेफिनेटली हुए होंगे। तो दीज वर द 2 मेन रीजंस कि बोर का मॉडल फेल क्यों कर गया। पहला, एक तो ये वैलिड किसके लिए था? जो हाइड्रोजन जैसी चीजें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड सो ऑन, राइट। और दूसरा रीजन क्या था? हमने देखा जैसे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमें पता लगा होता है, और हमने देखा उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ आप बता ही नहीं सकते, बट बोर भाई साहब ने बताई, यानी उन्होंने कुछ गलती की, विच इज वेरी रॉन्ग। तो इसी के हिसाब से बोर मॉडल को भी हमने फेल कर दिया। सर अब हम पढ़ेंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी राइट नाउ आज के टाइम पे चीजें चल रही हैं, क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम। इस पे सारी डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। एज प्रॉमिस्ड अगला लेक्चर हमारा रिवीजन वाला होगा, शुरू से लेके हम देखो कितने आगे बढ़ाए हैं। हमने कैथोड रेस की बात की, हमने एनोड रेस की बात की, हमने अल्फा पार्टिकल की बात की, हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात की, हमने न्यूक्लियस की बात की, हमने न्यूट्रॉन्स की बात की, हमने डेल्टन मॉडल किया, हमने थॉमसन मॉडल किया, हमने रदरफोर्ड मॉडल किया, हमने बोर मॉडल किया, सभी मॉडल्स को फेल कर दिया। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया, हमने बहुत सारी सीरीज की, हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया, हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, हमने बोर के मॉडल को भी फेल कर दिया। अब हम अपने फाइनल चीज पे जाने वाले हैं जिसे क्वांटम मॉडल बोलते हैं, वो आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। अगले में इन सब की एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, 1 घंटा लगा के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारी चीजें छोटी छोटी एक जगह लिखेंगे। फॉर्मूला पेज एक हमारा कंसेप्ट है, सेंटर पेज फाड़ते हैं हम नोटबुक का, रजिस्टर का, और उसमें पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, रिवीजन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत यूजफुल रहता है, राइट। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, एंजॉय करें लॉकडाउन को। जय हिंद।